आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। आर का मतलब यहां पर क्या है? रिकॉम्बिनेंट। तो यह है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसी को हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहिए, आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहिए, जो आपको कहना चाहते हो वो कह सकते हो। यहां पर एक शब्द जो आपको नजर आ रहा है रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट का मतलब तो सर हाइब्रिड होता है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है? हाइब्रिड। मतलब कोई दो चीजों को जोड़ करके या दो चीजों को मिला करके जो चीज बन रही है उसी को रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड से मतलब है यहाँ पर, तो यहाँ पर किन दो चीजों को जोड़ा जा रहा है, किस चीज का हाइब्रिड बनाया जा रहा है? यहाँ पर डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ा जाता है। बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? बड़ी सिंपल, रटने की कोशिश मत करना। इट इज अ प्रोसेस, क्या हुआ? बहुत बढ़िया, गजब, यही करोगे आप। ये चाइना के आइटम मतलब चले तो चांद तक, नहीं तो लाइव क्लास में भी नहीं चल पाते। चलो, तो ये क्या है भाई? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल। दो डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल हैं, उनको आपस में जोड़ना है। वो दो डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल अलग अलग ऑर्गेनिज्म से हो सकते हैं, और फिर उनको आपस में जोड़ करके क्या करना है? किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करना है। एंड इंसर्टिंग इट इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करना है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग बोलते हैं। इसको ना एक सबसे अच्छे एग्जांपल से आप समझो, जैसे आप लोगों ने बीटी कॉटन का नाम सुना हुआ है। बीटी कॉटन, इसको समझ लो बस आप, आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। देखो, मान लीजिए कि ये है वो कॉटन का प्लांट। ये एक नॉर्मल कॉटन है। कैसा है भाई? एक नॉर्मल कॉटन है। ठीक है, अब कॉटन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये भी पढ़ा होगा कि भाई इसके ऊपर एक इंसेक्ट है बॉल वॉर्म नाम का, वो बहुत अटैक करता है, बहुत बहुत ज्यादा। ये बॉल वॉर्म इंसेक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर इन्फेस्ट करता है, इसके ऊपर अटैक करता है और फीडिंग करता है। कॉटन प्लांट इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा। अब कॉटन को बचाने का एक तरीका है हमारे पास। क्या है वो तरीका? हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस thuringiensis, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बीटी। क्या बोलते हैं? बीटी। इस बैक्टीरिया के डीएनए में, इसका जो डीएनए है, डीएनए कैसा होता है बैक्टीरिया का? सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है बैक्टीरिया का। इसके बैक्टीरिया के डीएनए में एक जीन पाया जाता है, और वो जो जीन है वो एक जहर बनाता है, क्रिस्टल टॉक्सिन बनाता है यहाँ पर। ठीक है, ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और ये टॉक्सिन जो है वो किसके लिए टॉक्सिक है? इस बॉलवॉर्म इंसेक्ट के लिए। ये इसको मार सकता है। लेकिन वो जो जीन है वो टोबैको के अंदर नहीं है, वो कहां पर है? वो बैक्टीरिया के अंदर है। काश काश ये टॉक्सिन इस नॉर्मल कॉटन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता तो बॉलवॉर्म इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। हम इंसानों ने सोचा कि एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ना हम इसकी जीन को निकाल करके यहाँ पर इस कॉटन के डीएनए के साथ इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्या हो चुका है। बीटी कॉटन इसी का तो एग्जांपल है। बीटी कॉटन क्या है? एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से उसके डीएनए को चेंज किया गया है। तो ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हम लोग ने क्या किया कि भाई इसमें से वो जीन जो है उसको बाहर निकाल लिया। ये जीन जो है वो हमने इसमें से क्या कर लिया? बाहर कर लिया, आइसोलेटेड फ्रॉम दी बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है उसमें से इस जीन को हमने बाहर निकाल दिया। ये वो जीन है जो टॉक्सिन बना रहा है, उस टॉक्सिन से वो इंसेक्ट मर रहा है।
ऐसे जीन को हम लोग बोलेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीन ऑफ इंटरेस्ट। अभी इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे अपन। शॉर्ट में बोलते हैं GOI। GOI को शॉर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट। एक मिनट बेटा। हाँ ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ये जीन हमने निकाला, यहां से हम लोग इसके बैक्टीरिया को, सॉरी इसका जो डीएनए है वो बाहर निकाल लेंगे। ये किसका डीएनए है भाई? ये कॉटन का डीएनए है, ये कॉटन का डीएनए है। और ये भाई इसका जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इनको आपस में हमें जोड़ देना है। इनको आपस में जोड़ सकते हैं, बिल्कुल। इनको आपस में जोड़ करके हम लोग एक डीएनए बना देंगे। ये भाई हमने इसमें आपस में इसको जोड़ दिया। यहाँ पर वो छोटा सा पार्ट जो था वो हमने मान लीजिए इस जगह पर यहाँ पर जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। अब ये जो डीएनए है ये मॉडिफाइड डीएनए है, ये एक्चुअल डीएनए नहीं है। ये कैसा है? मॉडिफाइड डीएनए है। ये नेचुरल था, वो भी नेचुरल है, इन दोनों को आपस में मिलाया ये मॉडिफाइड डीएनए हो गया। इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं RDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहीं से तो ये शब्द निकला है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वो शब्द, ये रिकॉम्बिनेंट शब्द कहाँ से आया? इसीलिए आया कि हमने दो डिफरेंट डीएनए को आपस में जोड़ा। जोड़ने के बाद इस मॉडिफाइड डीएनए को इस कॉटन प्लांट के अंदर वापस से हम लोग क्या कर देंगे? इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट यानी कि ये जो कॉटन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है भाई? ये वो होस्ट है। ये क्या हो गया? ये होस्ट हो गया। मतलब इसके अंदर ये इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अभी इसको और मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। होस्ट क्या होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां पर इसको हम लोग इंसर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। वेक्टर की मदद से हम लोग यहां पर इस मॉडिफाइड डीएनए को या इस RDNA को उसके होस्ट में इंसर्ट कर देंगे। अब जो हमारे पास कॉटन का प्लांट है उसके अंदर डीएनए कौन सा है? ये वाला है। यानी कि अब इस कॉटन के प्लांट में भी ये टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा। अब जब भी बॉलवॉर्म इस कॉटन के ऊपर फीड करने आएगा तो उसे वो टॉक्सिन मिलेगा और वो बॉलवॉर्म मर जाएगा। यानी कि बॉलवॉर्म उस कॉटन के प्लांट को फीड ही नहीं करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं BT कॉटन। यानी कि ये क्या है? ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। बस ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस अभी हमने समझी है ना, इसी को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी को कहते हैं हम लोग क्या? RDNA टेक्नोलॉजी। तो इस पूरी टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या हमने किया, या क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं? क्या क्या चीजें होती है भाई इसके अंदर? एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए हमें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सप्रेस करवाना है। तो इसमें पहले तो भाई डीएनए को कट करना पड़ेगा। भाई जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कट करना है तो कटिंग करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर उनको आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इनका एम्प्लीफिकेशन, मतलब इसकी ढेर सारी कॉपी बनानी पड़ती है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, PCR टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कॉपी बन जाएंगी, कॉपी करने के बाद फिर इसको इंसर्ट कर दो और इसको एक्सप्रेस कराओ। मतलब इसको डीएनए को एक्सप्रेस कराना है। प्लस अगली जो है इसके अंदर वो है एक्सप्रेसिंग द डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। ये सारी चीजें RDNA टेक्नोलॉजी के अंदर होती हैं। कटिंग, ज्वाइनिंग, कॉपिंग एंड एक्सप्रेशन, सारी चीजें होती हैं। अब यहां पर कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है उस पर आते हैं। रिक्वायरमेंट यही है बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिक्वायरमेंट ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी। RDNA टेक्नोलॉजी के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? टोटल 4 चीजें। 4 चीजें हमको चाहिए, तब जाकर के RDNA टेक्नोलॉजी पॉसिबल है। पहला है एंजाइम्स। बिना एंजाइम्स के तो बात ही करना बेकार है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात ही करना बेकार है बिना एंजाइम्स के। क्योंकि हम बोला ना कि डीएनए को कट करना है, तो डीएनए कट कैसे होगा? कैसे कट होगा भाई? कोई ब्लेड से थोड़ी ना कट करना है कि कैंची ला करके कट कर दिया उसको, या अपने हाथ से ऐसे निकाला और तोड़ लिया, ऐसे थोड़ी होता है। उसको एंजाइम्स की मदद से कट करता है और एंजाइम की मदद से ही उनको जोड़ा जाता है। तो पहली चीज एंजाइम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वेक्टर सिस्टम।
ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेक्टर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि हमारे पास वो जीन तो होना चाहिए जिसको हमें एक्सप्रेस करवाना है, वो डीएनए जिसको हमें क्लोन करना है, डीएनए टू बी क्लोन, डीएनए टू बी क्लोन, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। और चौथा, हमारे पास होस्ट होना चाहिए जिसके अंदर हमें ये डीएनए इंट्रोड्यूस करना है, यानी कि क्लोनिंग सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। फोर्थ है क्लोनिंग सिस्टम, क्लोनिंग सिस्टम जिसको हम लोग बोल रहे हैं होस्ट। ये चार चीजें हमारे पास होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। इनमें से अगर एक भी चीज गायब हुई तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट एनी वन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी एक गायब हुआ तो आरडीएनए पॉसिबल ही नहीं है। ये चारों की चारों चीजें एसेंशियल हैं, होनी ही होनी चाहिए। तो एक एक करके पढ़ें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर एंजाइम्स की। एंजाइम्स यूज इन यूज्ड इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से पूछे जाते हैं तो वो एंजाइम्स को लेकर के ही आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बेसिकली एंजाइम्स ही है। तो भाई अपना जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है इसके अंदर काटा पीटी बहुत ज्यादा है। भाई आपने डीएनए निकाला, किसी का डीएनए निकालोगे फिर उसको काटोगे, यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इट इन्वॉल्व्स द कटिंग, यहाँ पर डीएनए को काटना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिर उनको जोड़ना भी है, फिर उनको जोड़ना भी है, और फिर उनकी क्लोनिंग भी करनी है। क्लोनिंग से मतलब है उसकी कॉपिंग, मल्टीपल नंबर में उसकी कॉपी बनानी है। भाई हमको बिलियंस में उसकी कॉपी बनानी है तो कॉपिंग भी करनी है। हो सकता है हमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी करना पड़े, मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हो सकता है हमको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी करना पड़े, तो वो भी हम लोग करते हैं। अब ये चीज आप कैसे करोगे भाई, डीएनए को काटना फिर उसको जोड़ना, उसकी क्लोनिंग करना या कॉपिंग करना और उसमें मॉडिफिकेशन करना, ये सब चीजें आप कैसे करोगे? ये सब की सब पॉसिबल है केवल और केवल एंजाइम से। ऑल दीज एक्टिविटीज आर पॉसिबल by their specific enzymes, specific group of enzymes। बिना एंजाइम्स के पॉसिबल ही नहीं है। एंजाइम्स नहीं है तो इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं उन पर आते हैं। सबसे पहला एंजाइम न्यूक्लियेसिस। एंजाइम का नाम क्या है बाबू? एंजाइम का नाम है यहाँ पर न्यूक्लियेसिस। न्यूक्लियेसिस नाम से समझ में आ रहा है क्या करता है भैया? न्यूक्लियेसिस न्यूक्लिक एसिड को कट करेगा, कट द न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड तो दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। यानी कि आरएनए को कट करने वाला न्यूक्लियस अलग होगा, डीएनए को कट करने वाला अलग होगा। तो डीएनए को कट करने वाला जो है उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसिस, जिसको हम लोग बोलेंगे डीएनएज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसिस। ये क्या करता है? ये कट करता है डीएनए को, ये डीएनए को कट करेगा। ठीक है, तो आपका डीएनएज जो है वो एंजाइम हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट लिख सकते हो डीएनएज फर्स्ट, आप ऐसे करके लिख सकते हो। एक होते हैं इसमें राइबोन्यूक्लियोसिस। जैसे पहले एक काम करो ना, इसको हटा करके अपन डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, यहाँ लिख लो राइबोन्यूक्लियोसिस, राइबोन्यूक्लियोसिस। एक ये है। राइबोन्यूक्लियोसिस किसको कट करते हैं? ये आरएनए को कट करेंगे। ठीक है, और आरएनए को कट करने वाले एंजाइम्स जैसे आरएनएज एच, आरएनएज ए, आरएनएज एच है, एक आरएनएज ए है। इनकी तो खैर रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आरएनए वगैरह को क्यों ही कट करना। मेन जो है ना वो ये है आपके पास डीऑक्सीराइबो। ये काम करते हैं ना, इसको ऊपर लिख लो यहाँ और उसके नीचे एग्जाम्पल में डीएनएज लिख लेना।
ये है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियसेस। ये क्या करते हैं, ये कट करते हैं डीएनए को। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा डीएनएस, ऐसे लिख लीजिए। अगली बात समझ में? तो सबसे पहले अपन इसी की बात करते हैं, डीएनएस की बात करते हैं। डीएनएस मतलब जो डीएनए को कट करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस और एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस। कौन कौन से? एक होंगे एक्सोन्यूक्लियस और एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस। एक एक्सोन्यूक्लियस होता है और एक एंडोन्यूक्लियस होता है। देखो, जैसे मान लीजिए ये रहा डीएनए। अब मुझे इस डीएनए को कट करना है। अब डीएनए को कट भाई मैं अलग अलग तरीके से कर सकता हूं। एक मान लीजिए मुझे डीएनए को कट करना है उसके टर्मिनल पोर्शन से। जैसे मान लीजिए मुझे यहां से कट कर दिया मैंने, यहां से मैंने कट किया है, तो मुझे केवल एक कट की जरूरत है और ये डीएनए अलग। यहाँ पर क्या करना है मुझे भाई? एक कट करना है बस और ये डीएनए अलग हो जाएगा। तो मैं देखूंगा कि भाई मुझे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा फिर। और ये कट वाला पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुझे केवल एक कट करने की जरूरत पड़ी और मैंने ये पार्ट हटा दिया। यानी कि ये मैंने एक टर्मिनल पार्ट जो है वो यहाँ से हटा दिया, टर्मिनल पार्ट ऑफ द डीएनए। यानी कि डीएनए को अगर मुझे टर्मिनल पार्ट से कट करना हो तो उसके लिए एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की लगती है, मतलब एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की जरूरत पड़ती है। इट कट द डीएनए एट टर्मिनल पोर्शन। ये क्या करता है? ये डीएनए को कट करता है टर्मिनल पोर्शन पर, एट टर्मिनल पोर्शन। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो टर्मिनल पोर्शन पर अगर डीएनए को कट करना है तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। और अगर डीएनए को मुझे किसी मिड पार्ट में से, मान लीजिए मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, तो मुझे दो कट की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे ये डीएनए है मान लीजिए, और मुझे यहां से जरूरत है बीच वाले हिस्से की। मुझे मान लीजिए यहाँ से इतना पार्ट चाहिए, तो इतना पार्ट मुझे कैसे मिलेगा भाई? दो कट लगाने पड़ेंगे मुझे। एक कट यहाँ लगाना पड़ेगा और एक कट मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। यहाँ पर तो एक कट किया अलग, यहाँ पर दो कट करने पड़ेंगे, बीच में से निकालना है मुझे। ये वाला कट जो है, मतलब बीच में से अगर मुझे डीएनए को कट करना है तो एंजाइम की लगती है वहां पर, मतलब एंजाइम की जरूरत पड़ती है एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? ये कट करता है डीएनए को एट दी मिड पार्ट। अगर डीएनए को मिड पार्ट में से कट करना है तो एंडोन्यूक्लियस, टर्मिनल पार्ट से कट करना है तो एक्सोन्यूक्लियस। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है ना वो ये है एंडोन्यूक्लियस। ये एक्चुअल में कैसे कट करते हैं, ये क्या करते हैं? अगर आप डीएनए के स्ट्रक्चर को कभी ध्यान से देखोगे तो उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं। अगर आप डीएनए के स्ट्रक्चर को ध्यान से समझोगे तो आपको पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके का डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ सुपरफिशियली। इस तरीके की आपको एक पेंटोस शुगर मिलती है। यहाँ पर आपका जो भी नाइट्रोजनस बेस है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है? और ये यहाँ से पांचवें कार्बन पर आपका ये फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है? ये क्या, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड। फिर यहीं पर आपका एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा ऐसे ही, ये पेंटोस शुगर हो गई। ये यहाँ पर कोई नाइट्रोजनस बेस कुछ भी लिख दो चलो इसमें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसमें है एडेनिन, मान लीजिए इसमें है थाइमिन, ठीक है? यहाँ से और फिर ये पांचवें कार्बन पर यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप होगा। ये मान लीजिए एक और पेंटोस शुगर है, यहाँ पर मान लीजिए साइटोसिन है, ठीक है? और ये यहाँ से इसके पांचवें कार्बन पर ये है फॉस्फेट ग्रुप। एक और बना लेते हैं बस, फिर समझते हैं। ये मान लीजिए पेंटोस शुगर एक और हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए ये रहा थाइमिन। थाइमिन लिख लो, चलो ग्वानिन लिख लेते हैं। ये एक और नाइट्रोजनस बेस हो गया पहले कार्बन पर, यहाँ से ये पांचवें कार्बन पर ये एक और फॉस्फेट ग्रुप हो गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड है, ये सब क्या, एक न्यूक्लियोटाइड, दो, तीन, चार। डीएनए बेसिकली क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड की एक पूरी चेन है और दो चेन होती हैं। तो ये एक चेन हमें बनानी, तो कैसे बनाओगे भाई? यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ना, ये फॉस्फेट ग्रुप ये तीसरे कार्बन पर, देखो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, टोटल पांच कार्बन होते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच। एक, दो, तीन, चार, पांच।
1 2 3 4 और 5, टोटल 5 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको पेंटोज शुगर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, ये यहाँ पर इसके तीसरे कार्बन से ऐसे जुड़ती है, ये यहाँ पर ऐसे तीसरे कार्बन से जुड़ जाएगी। ये इसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या कर रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ रहा है। न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में ज्वाइन हो रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बना रहा है। अब मुझे यहाँ पर इसको तोड़ना है, मान लीजिए कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, यही है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। अब इस एंजाइम को डीएनए कट करना है, तो मान लीजिए उसको डीएनए कट करना है, तो उसको एक कट मान लीजिए यहाँ लगाना है और एक कट यहाँ लगाना है। तो वो यहाँ पर क्या तोड़ेगा, वो यहाँ पर ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। तो एक्चुअल में ये क्या करते हैं, ये एक्चुअल में कट करते हैं किसको, ये एक्चुअल में ब्रेक करते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, एक्चुअली ब्रेक द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एक्चुअल में ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तब जाकर के वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज जो है वो टूट जाती है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, बिटवीन दी न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में पाया जाता है। तो ये जो एक्सोन्यूक्लियस है या एंडोन्यूक्लियस है, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ देते हैं। ठीक है, ये एंडोन्यूक्लियस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसी में स्पेशल कैटेगरी होती है जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, जो स्पेसिफिक साइट पर जाकर के कट कर सकता है, कैन कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, मतलब जिस जगह पर हमको कट करवाना है वहां पर जाकर के कट कर सकता है, और उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, शॉर्ट में बोलते हैं इसको RE, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, RE इसको बोला जाता है। इसी को मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, सीजर मतलब कैंची, और डीएनए को काट रहा है, डीएनए क्या है, मॉलिक्यूल लेवल की बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर सीजर इसी को बोला जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ही। आल्सो कॉल्ड, इस पर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलर सीजर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को ही क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा है, फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा है भाई, सबसे पहला डिस्कवर्ड, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को जो डिस्कवर किया गया था, मतलब किसने डिस्कवर किया था और वो कौन सा है, वो है सबसे पहला हिंड सेकंड, HIND सेकंड। याद रखिएगा, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ये सबसे पहला डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, और डिस्कवर्ड किया था 3 साइंटिस्ट ने जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था, आर्बर, स्मिथ और नाथन। डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट के नाम है वहां पर, आर्बर, पूरा नाम तो वैसे अलग अलग है, जैसे आर्बर का पूरा नाम है बर्नर आर्बर, और हैमिल्टन स्मिथ और डैनियल नाथन। तो अपन तो खाली बस सरनेम याद रखो, स्मिथ एंड नाथन। वैसे भी साइंटिस्ट में सरनेम ही अपन मानते हैं मेन, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो है हिंड सेकंड, HIND, हिंड सेकंड। किसने डिस्कवर्ड किया था, 3 साइंटिस्ट हैं, आर्बर, स्मिथ और नाथन ने। कब किया था ये किया था 1970 में, और ये इतनी बड़ी खोज थी कि इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1979 में, एंड रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1978। ध्यान से सुन लीजिएगा, 1978 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये था फिजियोलॉजी और मेडिसिन वाली कैटेगरी में था। मतलब आप सोच लो कि कितनी बड़ी डिस्कवरी थी, मतलब बिना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के हम लोग सोच भी नहीं सकते कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी कोई चीज होगी। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो नींव है, जो उसकी फाउंडेशन है, वो यही है, यही इसी की डिस्कवरी मानी जाती है। दिस डिस्कवरी
is the foundation of rDNA टेक्नोलॉजी। rDNA टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो ये डिस्कवरी ही है। अगर ये एंजाइम डिस्कवर नहीं होते तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी कोई चीज नहीं होती, कोई भी चीज नहीं होती। अच्छा, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी हम बात करें, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इनका सोर्स क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का जो मोस्ट पॉपुलर सोर्स है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आपको बहुत बहुत कॉमनली देखने को मिल जाएंगे। बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली ये जो एंजाइम्स होते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ना, ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं किसमें? बैक्टीरिया के अंदर। नेचुरली प्रेजेंट इन दी बैक्टीरिया। हमारी बॉडी में होते हैं क्या? नहीं, हमारी बॉडी में नहीं होते, प्लांट की बॉडी में भी नहीं होते, ये नेचुरली बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलेंगे। वहां क्यों होते हैं? वहां क्या काम करते हैं? वहां पर इनका काम है डिफेंस मैकेनिज्म का, वेयर इट एक्ट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। वहां पर ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। क्यों? किसके अगेंस्ट? बैक्टीरिया को किससे खतरा है? बैक्टीरिया को बहुत लोगों से खतरा है। जैसे बैक्टीरिया को एक वायरस है बैक्टीरियोफेज, उससे खतरा है, तो उसके अगेंस्ट ये काम करते हैं, अगेंस्ट दी बैक्टीरियोफेज, कि जब कभी बैक्टीरियोफेज उनके ऊपर अटैक करेगा तो वो इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उस बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट 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 कर देंगे। एक पॉइंट ये भी है कि सर ये जो बैक्टीरिया है इसके पास क्या है? जैसे मान लीजिए ये इसके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, तो पॉइंट ये है कि जब ये एंजाइम इसके पास है तो ये एंजाइम इसके खुद के डीएनए को कट क्यों नहीं करता? ये भी बड़ी अच्छी चीज है भाई। यहां पर अगर मैं कहूं, अरे ये क्या है, यहां पर अगर मैं कहूं कि ये इसका सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, और इसके अंदर ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये अपने खुद के डीएनए को ही क्यों नहीं काट रहा? भाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को तो डीएनए काटने से मतलब है, तो उसको तो डीएनए चाहिए, डीएनए मिलेगा उसको कट कर देगा वो, तो ये अपने खुद के डीएनए को ही क्यों नहीं काट रहा? वाई डोंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्ट बैक्टीरियल डीएनए? ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये अपने ही खुद के डीएनए को नहीं काटता है। डू नॉट डाइजेस्ट और कट इट्स ओन डीएनए, अपने खुद के डीएनए को ये नहीं काटता। क्यों नहीं काटता? इसके पीछे का कारण क्या है? इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, इसके पीछे का कारण। अब भाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उसके अंदर है तो इसका कुछ ना कुछ तोड़ उसने निकाल रखा होगा। यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपने डीएनए को पहचान लेता है। कैसे पहचान लेता है? यहाँ पर डीएनए का मिथाइलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? मिथाइलेशन। इसका जो कारण है, वो रीजन है, वो है डीएनए मिथाइलेशन। ये याद रखिएगा, डीएनए मिथाइलेशन यहाँ पर हो जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डीएनए मिथाइलेशन यानी कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। तो ये जो डीएनए मिथाइलेशन एक एंजाइम होता है मिथाइलेसिस, मिथाइलेसिस, ये डीएनए मिथाइलेशन करता है और ये प्रोटेक्ट करता है अपने खुद के डीएनए को फ्रॉम दी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अपने खुद के ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से अपने आप को बचा के रखता है डीएनए मिथाइलेशन नाम की एक प्रक्रिया। याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो थोड़ी और जानकारी लें इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, ये तो समझ गए ना आप। एंडोन्यूक्लियस मतलब जो डीएनए को मिड में से काटता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मतलब होता है जो डीएनए को मिड में तो काटेगा लेकिन स्पेसिफिक साइट पर जाके काटेगा। ये साइट स्पेसिफिक डीएनए कटिंग एंजाइम है, साइट स्पेसिफिक डीएनए कटिंग एंजाइम है। ऐसे नहीं कि कहीं से भी काटना है भाई, बिल्कुल जिस जगह पर काटना चाहिए बिल्कुल वहीं पर जाकर के ये कट करता है। ये क्या करता है? डीएनए के अंदर पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। कैसे पहचानता है ये? दैट रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचान लेता है। ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है ना, यही है इसकी रिकॉग्निशन साइट। बोले यहीं पर जाकर के मुझे काटना है, और वहीं पर डीएनए को ये कट कर देता है या उसी के आसपास में कट कर देता है। एंड क्लीव द डीएनए एट द साइट
और नियर द साइट, या तो बिल्कुल वहीं पर या उसके आसपास में ये कट जो है वो कर देगा। यहां पर हम बात करें टाइप की, टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं ये, बड़ा सिंपल सा नाम रखा है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। 3 टाइप के होते हैं। इसमें एक टेबल बना लीजिएगा आप, एक तरफ लिख लीजिएगा टाइप, एक तरफ लिख लीजिएगा आप यहाँ पर फीचर, केवल छोटी सी टेबल बनाना है जिसमें 3 कॉलम अपन को रखने हैं, और एक तरफ लिख लीजिएगा यूज इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी, यूजेस इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी, कि आर डीएनए टेक्नोलॉजी में उसका यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला है टाइप 1, टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम टाइप 1। ये क्या करता है, जहां पर भी रिकॉग्निशन साइट होगी वहां से बहुत दूर जाकर के कट करेगा, कट फार फ्रॉम दी रिकॉग्निशन साइट। तो ऐसा किस काम का भैया, जिस जगह पर कटना चाहिए वहां तो काट नहीं रहा है, कहीं दूर जाकर के काट रहा है, कहीं दूर जाकर के काट रहा है भाई। जैसे ये डीएनए है, अरे यार सिंपल सा लिख लो, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये डीएनए, ये मान लीजिए डीएनए, और यहां पर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ये रिकॉग्निशन साइट है, ये क्या है, ये रिकॉग्निशन साइट है, यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसको यहाँ काटना चाहिए, यहीं पर उसको काटना है। तो एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो जहां ना काट करके इससे दूर यहाँ पर कट कर रहा है ये, या इससे और दूर कहीं यहाँ पर जाकर के कट कर रहा है, ये कट कर रहा है डीएनए को फार अवे फ्रॉम दी रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन साइट से दूर जाकर के कट कर रहा है। इसको बोलते हैं अपन टाइप 1, आर कॉल्ड टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ऐसे एंजाइम का क्या करोगे भी, तो गलती करा देगा, तो इसका एज सच कोई भी यूज नहीं है, नॉट यूज्ड, आर डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका यूज नहीं होता। दूसरा है यहाँ पर टाइप 2, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, टाइप 2 वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल उसी साइट के अंदर जाकर के कट करेगा, जहां रिकॉग्निशन साइट है वहीं जाकर के कट करता है, कट विद इन द रिकॉग्निशन साइट, कट विद इन द रिकॉग्निशन साइट, जहां रिकॉग्निशन साइट है उसी में जाकर के कट करेगा। तो सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड, सबसे ज्यादा इसी का होगा। जैसे मान लीजिए ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है और ये जाकर के कट कर रहा है कहाँ, बिल्कुल उसी साइट में जाकर के, तो ये कट कर रहा है विद इन द रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन साइट के अंदर कट कर रहा है ये, रिकॉग्निशन साइट। तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसको बोलते हैं हम लोग टाइप 2। और एक होता है टाइप 3, टाइप 3 ये कट करेगा नियर द रिकॉग्निशन साइट, टाइप 3 ये कट करता है नियर द रिकॉग्निशन साइट, यानी कि बहुत दूर नहीं और रिकॉग्निशन साइट में भी नहीं, उसके आसपास कट करेगा। इसका कभी कभार इस्तेमाल जो है वो कर लेते हैं, रेयरली यूज्ड। तो मान लीजिए एक और ये है आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये मान लीजिए कट कर रहा है यहां पर जाकर के, तो ये कट कर रहा है नियर दी साइट, साइट पर जाकर के कट कर रहा है, मतलब बगल में जाकर के कट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग टाइप 3। आ गई बात समझ में, ये 3 तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। अगला एंजाइम लिखो इसमें लाइगेज एंजाइम, अगला कौन सा एंजाइम है, लाइगेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, भाई आप कट करना तो सीख गए कि कौन से एंजाइम से डीएनए को कट करना है, अब ज्वाइन करना भी तो सीखना पड़ेगा। तो है कौन सा एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल को ज्वाइन करता है, तो वो यही है, दिस एंजाइम यूज्ड इन ज्वाइनिंग द न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल, जो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स है ना उनको ये ज्वाइन करता है। कैसे ज्वाइन करेगा, तोड़े कैसे थे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ दिया तो न्यूक्लियोटाइड अलग हो गए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को आप वापस से बना दो, तो ये क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ता है टुगेदर बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना करके ये न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ देता है। यानी कि जैसे हमने कहा था उसको काटने वाले को मॉलिक्यूलर ग्लू, ओ सॉरी मॉलिक्यूलर सीजर, ये जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर ग्लू। ये ग्लू है भाई, एक काट रहा था वो कैंची की तरह काम कर रहा था तो उसको मॉलिक्यूलर सीजर बोल रहे थे, ये जोड़ने का काम करता है तो इसको मॉलिक्यूलर ग्लू हम लोग बोलते हैं। ठीक, इस चीज को आप लोग याद रखना। ये डीएनए फ्रेगमेंट्स की सीलिंग भी करता है, कहीं से मान लीजिए कोई डीएनए कट हो गया है तो उसको सील करने का काम भी ये करेगा, सीलिंग दी डीएनए फ्रेगमेंट्स टुगेदर। डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है ना तो वहां पर भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी डीएनए लाइगेस का, ये डीएनए लाइगेस सीलिंग का भी काम करता है। कहां से आता है भाई ये, कहां से मिलेगा हमें, कोई कहां मिलेगा भाई। अब देखो ध्यान से सुनना, अभी मैंने कहा था कि बैक्टीरिया के अंदर होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्यों होता है, वो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह इस्तेमाल करता है। जब वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, ध्यान से सुनना, ये कुदरत है, देखो कुदरत ने कैसे बैलेंस कर रखा है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और इधर मान लीजिए ये वायरस है, ये वायरस है, कौन सा है, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। ये वायरस क्या करता है भाई, किल करता है और ईट करता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को खा जाता है ये। तो बैक्टीरिया क्या करता है, अपने डिफेंस के लिए यहां से रिलीज करता है, या इसमें होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एक्ट एज डिफेंस सिस्टम। ये डिफेंस सिस्टम की तरह काम करेगा। ये क्या करता है, कट द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट कर देता है। तो बैक्टीरियोफेज थोड़ी ना चुप बैठेगा, अच्छा मेरा डीएनए कट कर दिया तो मेरे पास डीएनए को जोड़ने का भी एंजाइम है। तो ये बैक्टीरियोफेज जो है वो रिलीज करता है क्या, लाइगेस। बैक्टीरियोफेज के पास पाया जाता है लाइगेस, वो क्या कर लेता है, वो ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइंट दी डीएनए, वो डीएनए को वापस से जोड़ लेता है। यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का सोर्स बैक्टीरिया था, और यहां पर इसका जो सोर्स है वो बैक्टीरियोफेज है। मोस्ट कॉमनली इसको ऑब्टेन वहीं से किया जाता है, कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज T4 बैक्टीरियोफेज से हमें ये देखने के लिए मिला, ऑब्टेन्ड उससे हो जाता है। इसके अलावा ये जो एंजाइम है ना, इसको काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है भाई। यहां पर ना इसको एंजाइम को बॉन्ड बनाना है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना पड़ता है। फॉस्फोडाइस्टर कोई भी बॉन्ड जब बनता है तो उसमें एनर्जी लगती है बॉस, तो यहां पर भी एनर्जी लगेगी। ये यूज करता है एटीपी, एटीपी का इस्तेमाल करता है, खास करके अपना जो T4 डीएनए लाइगेज है ना, वो T4 डीएनए लाइगेज ये क्या करेगा, एटीपी का इस्तेमाल करता है। वहीं ई कोलाई के अंदर भी डीएनए लाइगेज होता है, वो एनएडी का इस्तेमाल करता है। वाइल ई कोलाई डीएनए लाइगेज यूजेस एनएडी, ये इसका इस्तेमाल करता है। यानी कि एक तरह से हमें ये बात समझ में आ गई कि लाइगेज एंजाइम जो है वो एनर्जी डिपेंडेंट है, एटीपी डिपेंडेंट है, वो डिपेंड रहता है एटी पर। इसका रोल क्या है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, रोल इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में इसका क्या काम है, ये ज्वाइन करता है भाई, किसको ज्वाइन करता है मतलब ये खुद ज्वाइन नहीं करता, ये दो चीजों को ज्वाइन करता है, किसको, दो डीएनए को। एक डीएनए कौन सा, इंसर्ट डीएनए, जैसे इंसर्ट डीएनए है प्लस वेक्टर का डीएनए है, तो इंसर्ट डीएनए और वेक्टर के डीएनए को आपस में जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। और क्या करता है भाई, और ये जितना भी टूटा हुआ कटा हुआ डीएनए है उसको स्टेबल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट द कट डीएनए इनटू स्टेबल रिकॉम्बिनेंट डीएनए, स्टेबल रिकॉम्बिनेंट डीएनए में उसको कन्वर्ट कर देता है। अगर लाइगेज एंजाइम ना हो तो कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से डीएनए को तो कट कर लोगे, लेकिन फिर उस डीएनए को जोड़ोगे कैसे, तो विदाउट लाइगेज एंजाइम, अगर लाइगेज एंजाइम नहीं है तो कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा। नो रिकॉम्बिनेंट
डीएनए आर फॉर्म्ड, कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बन पाएगा, यानी इसका इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। अब आ जाओ, तीसरा एंजाइम जो यहां इस्तेमाल होता है वो है पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एंजाइम, जिसमें सबसे बड़ा पॉपुलर एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज क्या करता है भाई, देखो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की स्ट्रैंड बनाएगा, ऐसी एक आरएनए पॉलीमरेज होता है वो आरएनए की स्ट्रैंड बनाता है। इसका काम क्या होता है, ये कैटलाइज करता है, कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, नई स्ट्रैंड बनवाता है ये। लेकिन नई स्ट्रैंड बनाएगा पुरानी स्ट्रैंड को देख करके। जब तक इसको आप पुरानी स्ट्रैंड नहीं दोगे डीएनए की या आरएनए की, ये नई स्ट्रैंड नहीं बना सकता, यानी कि इसको पुरानी स्ट्रैंड की जरूरत पड़ेगी एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह। यानी इसको, जैसे अपन कहते हैं ना भाई, एक 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 ड्राइंग बनानी है, तो ड्राइंग किस में से देख करके बनानी है, तो वो आपको पहले उसको एक ओरिजिनल कॉपी देनी पड़ेगी, ले भाई इसमें से देख करके एक नई ड्राइंग बना दे। वो है, जैसे मैंने कहा कि भाई ये एक मेरे पास नोट्स है, इसकी फोटोकॉपी कर दे, तो पहले आपको वो ओरिजिनल देना पड़ेगा ना, तब वो फोटोकॉपी करेगा। तो ऐसे ही ये डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज, इसको एक ओरिजिनल स्ट्रैंड देनी पड़ती है कि भाई ये ओरिजिनल स्ट्रैंड है, इसको देख करके एक दूसरी स्ट्रैंड बना दे, तो ये बना देता है। ये नई स्ट्रैंड बना सकता है डीएनए की या फिर आरएनए की, जिसकी बनाना चाहो उसकी बना देगा। जैसे डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज, ये किसकी बनाएगा, ये डीएनए की स्ट्रैंड बनाता है। ये वो एंजाइम है जो नई डीएनए स्ट्रैंड बनाता है, catalyzes the formation of new DNA strand, न्यू डीएनए स्ट्रैंड, ये नई डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा। लेकिन बनाएगा किसकी मदद से, ये बनाएगा फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड, फ्रॉम दी, यानी कि एक स्ट्रैंड पहले से चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड, टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड इसको पुरानी वाली चाहिए, ओरिजिनल वाली चाहिए, उसको देख करके ये नई स्ट्रैंड बना सकता है। कैसे बनाता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने, जैसे मान लीजिए ये मेरा ओरिजिनल डीएनए है, ये क्या है, ये है ओरिजिनल डीएनए। अब मुझे इसमें से एक कॉपी बनानी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको अलग करूंगा, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दूंगा, और ये मैंने यहाँ पर इसको कर दिया अलग। ये मैंने इसकी सिंगल स्ट्रैंड जो है वो अलग कर दी। ये पहले डबल स्ट्रैंडेड था, ये डबल स्ट्रैंडेड था, अब मैंने इसको सिंगल स्ट्रैंड कर दिया। ये मैंने दे दिया डीएनए पॉलीमरेज को, या डीएनए पॉलीमरेज को यहाँ बता दिया कि बोले इसमें से देख करके बना दे। तो ये भाई वाली जो सिंगल स्ट्रैंड है, इसको इस्तेमाल करेगा कैसे, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह। ये क्या होगी भाई, इसके लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड होगी। अब ये क्या करेगा भाई, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाएगा, और आपको ये पता है एडेनिन किसके साथ ऐड होगा, थाइमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ऐड होगा। तो मान लीजिए इस जगह पर, थोड़ा सा इसको और अच्छा बड़ा सा बना दूं मैं, तो जैसे मान लीजिए ये है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये मान लीजिए टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये एडेनिन है, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये मान लीजिए। अब उसको ऐड करना है, तो वो क्या करेगा, सिंपल सा, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, कहाँ पर, फ्री 3' ग्रुप पर। तो जैसे ये एडेनिन है, तो यहाँ पर ये ऐड कर देगा क्या, थाइमिन को, यहाँ पर ये ऐड कर देगा एडेनिन को, यहाँ पर ये ऐड कर देगा ग्वानिन को, यहाँ पर ये ऐड कर देगा आपका ग्वानिन को, ठीक है, यहाँ पर ये ऐड कर देगा ग्वानिन को, यहाँ पर ये ऐड कर देगा साइटोसिन को, यहाँ पर ये ऐड कर देगा थाइमिन को, यहाँ पर ये थाइमिन को, यहाँ पर ये एडेनिन को, यहाँ पर ये एडेनिन को, और यहाँ पर ये साइटोसिन को, ये इसको ऐड कर देगा। ये सिंपल सा, ये कौन करा रहा है, ये जो एडिशन यहाँ पर हो रहा है, ये जो एडिशन हो रहा है यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का, ये किसके द्वारा हो रहा है, ये डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा हो रहा है। बस डीएनए पॉलीमरेज को फ्री 3' ग्रुप चाहिए। ये डिटेल में आपको जानकारी वहां मिलेगी जहां अपन डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए, बस अभी के लिए इतनी बात आप याद रखना कि ये एंजाइम क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये ऐड करता है क्या, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, कहां ऐड करेगा ये, फ्री 3' ग्रुप पर। यानी कि फ्री 3' ग्रुप चाहिए, फ्री 3' एंड या फ्री 3' ग्रुप, वो होना ही होना चाहिए ऑफ द चेन, ठीक है।
जिसमें से जिसका इलोंगेशन हो रहा है, अंडरगोइंग इलोंगेशन, जिसका इलोंगेशन हो रहा है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर, अब वो डीएनए रेप्लिकेशन जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि पहले छोटा सा प्राइमर स्ट्रैंड बनती है जिससे फ्री 3' OH ग्रुप मिल जाता है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज काम करता है, वो खैर अपन यहाँ चर्चा नहीं कर रहे। यहाँ पर ये किस डायरेक्शन में काम करता है, हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस, ये भी जरूर लिख लीजिएगा। डीएनए पॉलीमरेज की सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या है, 5' to 3' एंड, 5' से 3' एंड की तरफ ये काम करता है, याद रखना इसको। पॉलीमरेज हो गया, इसी में ना कुछ इंपॉर्टेंट है वो लिखना, जैसे पॉलीमरेज एंजाइम में ही एक और पॉलीमरेज एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग टैक पॉलीमरेज, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज, ये इस पर आईएमपी लगा दो। क्या बोलते हैं इसको, थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज एंजाइम, थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज एंजाइम है। कहां से आता है ये, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से अपन को देखने के लिए मिलेगा। सोर्स क्या है इसका, सोर्स है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर लविंग, ऐसा बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर में भी रह सकता है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलेगा। इससे क्वेश्चन आता है कि कौन सा है वो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, कौन सा थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस, ये एक बैक्टीरिया है, थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस, सॉरी, थर्मस एक्वाटिकस, इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना, इससे अपन को ये मिल जाएगा। काम क्या है इसका, मतलब इसका यूनिक फीचर क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, यूनिक फीचर ये है कि ये हाई टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर जाता है, बाकी के और डीएनए नहीं करते। हमारा जो डीएनए है ना, वो जैसी टेम्परेचर हाई जाएगा 50, 60, 70, 100, तुरंत बेकार हो जाएगा, डी नेचर्ड हो जाएगा, जबकि ये डी नेचर्ड नहीं होता है, ये हाई टेम्परेचर पर भी रह सकता है, विद स्टैंड एट हाई टेम्परेचर। कितना हाई टेम्परेचर, ये 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी रह सकता है, इसकी डीनेचरिंग नहीं होगी। यूज पीसीआर के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करता है क्लोनिंग से पहले, एम्पलीफाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेगा, ये एम्पलीफाई कर देगा बिफोर द क्लोनिंग, क्लोनिंग से पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट को ये एम्पलीफाई करता है, मतलब उसकी बिलियंस में कॉपी बनाता है। कैसे बनाता है वो पढ़ेंगे अपन। ऐसे ही एक और लिखना इसमें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक ये लिखो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी एक पॉलीमरेज ही है, लेकिन ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए के ऊपर डिपेंड करता है ये, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। ये क्या करता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को सिंथेसाइज करता है एमआरएनए से, सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, यानी कि ये आरएनए से उल्टा डीएनए बनाता है, सी डीएनए जो है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है ये फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट्स, फ्रॉम दी एमआरएनए टेम्पलेट्स। देखिए नॉर्मली क्या होता है वो मैं आपको बताऊं, नॉर्मली क्या रहता है भाई, नॉर्मली जैसे ये डीएनए है, जैसे ये डीएनए है, इस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होगा और यहां पर क्या बनेगा भाई आपका, एमआरएनए बनता है, फिर इस एमआरएनए में ट्रांसलेशन होता है राइबोसोम पर जाकर के, जिससे प्रोटीन बन जाता है, ये प्रोसेस होती है नॉर्मली। यहां पर रिवर्स जा सकते हैं क्या, इस पॉइंट पर अपन रिवर्स जा सकते हैं कि एमआरएनए से वापस से डीएनए बना दो, यानी कि ये मान लीजिए एमआरएनए हो गया, ये एमआरएनए है,
इससे हम लोग डीएनए बना सकते हैं। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, डीएनए बना सकते हैं। और ये डीएनए जो होता है इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और इसमें जो एंजाइम लगता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। भाई इसको ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे थे, ये उल्टा हो रहा है तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या कहा जाता है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। कहां मिलेगा भाई ये अपन को मिलता है रेट्रोवायरस के अंदर। सोर्स क्या है भाई, इसका सोर्स है रेट्रोवायरस। कहां देखने को मिलेगा, जितने भी रेट्रोवायरसेस वगैरह होते हैं उनमें देखने के लिए अपन को मिलता है। इसका इस्तेमाल कहां पर होता है वो भी जरा देख लो, इंपॉर्टेंस इसका क्या है। इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में इसका कहां पर इंपॉर्टेंस है, इसका थोड़ा समझना है इसको। देखो अपना जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है, यूकैरियोटिक डीएनए अगर आप लोगों ने थोड़े से पहले पढ़ा हो तो आपको पता होगा, जैसे मेरा आपका प्लांट का जो यूकैरियोटिक डीएनए है ना, उसमें इंट्रोन और एक्सोन दोनों चीजें होती हैं, कंटेन इंट्रोन एंड एक्सोन। एक्सोन तो है भाई हमारा फंक्शनल पार्ट, फंक्शनल पार्ट तो ये है, और ये हमारा नॉन फंक्शनल पार्ट है जो किसी काम का नहीं है, जो रुकावट पैदा करता है। ये कैसा है भाई, नॉन फंक्शनल पार्ट है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें बैक्टीरियल डीएनए की, बैक्टीरियल डीएनए जो होता है ना उसके अंदर केवल और केवल एक्सोन होता है, केवल और केवल एक्सोन, यानी कि इसमें कोई इंट्रोन हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई भी इंट्रोन नहीं मिलेगा। वही यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर हमको इंट्रोन देखने के लिए मिल जाता है। तो यहां पर अपन लोग क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से हम लोग सी डीएनए बना लेते हैं। देखो क्या होता है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए जैसे यूकैरियोटिक डीएनए है, अब यूकैरियोटिक डीएनए में अगर मैं डीएनए उसका बनाना चाहता हूं, मान लीजिए मुझे ऐसा यूकैरियोटिक डीएनए चाहिए जिसमें मुझे कोई भी इंट्रोन ना हो। सपोज वी वांट एन यूकैरियोटिक डीएनए, मुझे एक ऐसा यूकैरियोटिक डीएनए चाहिए जिसमें कोई इंट्रोन ना हो, विदाउट द इंट्रोन। तो क्या ये पॉसिबल है कि बिना इंट्रोन के यूकैरियोटिक डीएनए, कैसे पॉसिबल है। यूकैरियोटिक डीएनए में इंट्रोन एक्सोन तो होता है, कैसे पॉसिबल है। पॉसिबल है, एक तरीका हम लोग अपना सकते हैं, वो क्या है भाई, कि अपना ये जो डीएनए है ना, पहले इस डीएनए से एमआरएनए बनने दो, यहां पर इससे एमआरएनए बनने दो, ये इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। एमआरएनए बनने दो यहाँ पर, ये एमआरएनए बन जाएगा, फिर इस एमआरएनए से अपन वापस से डीएनए बनाएंगे। अब ये क्या है भाई अपना, ये एमआरएनए हो गया, एमआरएनए। अभी इस डीएनए के पास इंट्रोन भी है प्लस एक्सोन भी है, और हमको ऐसा डीएनए चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सोन हो, कोई इंट्रोन ना हो। तो अब हम लोग यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे और यहां पर ये डीएनए बना देंगे। अब ये जो डीएनए बनेगा ये बनेगा सी डीएनए, यानी इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सोन होते हैं, कोई भी इंट्रोन इसके पास अपन को देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यानी इंट्रोन फ्री डीएनए अगर आप बनाना चाहते हो तो इससे बना सकते हो, इंट्रोन फ्री डीएनए। तो सी डीएनए बन जाएगा, फिर उस सी डीएनए की आप यहां पर क्लोनिंग कर लीजिए, बहुत सारे उसके बना करके रख लीजिए। तो थोड़ा सा हाई लेवल के जो एग्जाम वगैरह होते हैं उसमें पूछ लेते हैं सी डीएनए लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन, तो इसका इस्तेमाल अपन लोग इसी में करते हैं, ठीक है। तो इसका यूजेस क्या है भाई, अरे ये कहाँ आ गया भाई अपन, ये क्या है, चलो कोई नहीं। तो इसका एप्लीकेशन क्या है या इसका यूजेस क्या है, इसका एप्लीकेशन है सी डीएनए लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन। हमको सी डीएनए बनाना है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। और अब इस डीएनए बन चुका है तो उस डीएनए को बाद में इस्तेमाल कर लो। मान लीजिए इंसान के अंदर जो डीएनए जो इंसुलिन बनाता है वो अपन इससे बना सकते हैं, क्लोनिंग द ह्यूमन इंसुलिन, उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं। कोई ग्रोथ हार्मोन बनाना हो
तो वो हम लोग बना सकते हैं। कोई ग्रोथ हार्मोन बनाना हो उसको हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये है भाई, आपका कहने का मतलब है यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से हम लोग यूकैरियोटिक जीन की क्लोनिंग कर सकते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। इस चीज को नोट करके लिख लेना, स्पेशल पॉइंट है। ये जितनी भी चीज मैंने समझाई है सब एक लाइन में खत्म, कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमें क्या करके दिखा रहा है, हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये करके दिखा रहा है कि हम यूकैरियोटिक जीन की क्लोनिंग प्रोकैरियोट्स के अंदर कर सकते हैं। इनेबल्स द क्लोनिंग ऑफ यूकैरियोटिक जीन इन प्रोकैरियोट्स। अरे अरे बाबू, इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में हम लोग इसकी यूकैरियोट्स की क्लोनिंग कर सकते हैं, ये हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक देखो, एक एंजाइम होता है S1 न्यूक्लियेसेस, इस पर लगाइए IMP, ये शायद आप लोगों ने नाम ही ना सुना हो पे कई बच्चों ने। तो S1 न्यूक्लियेसेस, इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियेसिस, सिंगल स्ट्रैंड स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियेसिस। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल स्ट्रैंड स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियसिस। ये क्या करता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए को कट करता है, डिग्रेड। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है या सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, उसको ये कट कर देता है। आरडीएनए में सर इसका क्या रोल है, आरडीएनए में ये कैसे काम आता है? तो ये ओवरहैंग को रिमूव करता है, रोल इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। जैसे मान लीजिए डीएनए की क्लोनिंग हो रही है, तो डीएनए की क्लोनिंग के दौरान मान लीजिए कि कोई आपका स्ट्रैंड ऐसा बन गया, ये मान लीजिए डीएनए है। अब यहाँ पर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है? ओवरहैंग पार्ट है, ओवरहैंग है और सिंगल स्ट्रैंड वाला पार्ट है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसको कट करो, हटाओ यहाँ से। तो इसको कट करने के लिए इस एंजाइम का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। ये ओवरहैंग पार्ट को रिमूव करता है। तो पहला क्या है? रिमूव द ओवरहैंग पार्ट, ओवरहैंग वाला जो पार्ट है उसको रिमूव कर देता है। ये स्टिकी एंड जो होता है उसको ब्लंट एंड में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट स्टिकी एंड इनटू ब्लंट एंड, स्टिकी एंड को ब्लंट एंड में ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इन चीजों को आप लोग याद रखें। इसके अलावा देखो भाई, कुछ डीएनए को मॉडिफाई करने वाले एंजाइम भी हैं, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स, जिसमें एक बड़ा पॉपुलर एंजाइम है, नाम आप लोगों ने सुना होगा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एपी जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज शॉर्ट में बोला जाता है एपी, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। ये क्या करते हैं? ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करते हैं फ्रॉम दी 5' टर्मिनस से। नाम से ही समझ में आ रहा है ना, फॉस्फेटेज, तो क्या करेंगे? ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेंगे, रिमूव दी फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ होता है? 5' वाले पॉइंट पर होता है। सो फ्रॉम दी 5' टर्मिनस ऑफ द चेन, 5' वाले पॉइंट से वहां से हटा देते हैं, या चेन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, या डीएनए आप सिंपल सा बोले, वहां से 5' से फॉस्फेट ग्रुप को ये हटा देते हैं। और ये केवल एल्कलाइन पीएच में ही एक्टिव होते हैं, एक्टिव ओनली एट एल्कलाइन पीएच, केवल एल्कलाइन पीएच पर ही एक्टिव होते हैं, इसलिए तो बोलते हैं एल्कलाइन फॉस्फेट। इसमें देखो भाई कुछ टाइप हैं, बड़े कॉमन टाइप हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप के हैं, दो टाइप बड़े इसमें कॉमन है। एक टाइप है इसमें काफ इंटेंस्टाइनल एल्कलाइन फॉस्फेट, काफ इंटेंस्टाइनल एल्कलाइन फॉस्फेटेस, काफ के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं काफ इंटेंस्टाइनल एल्कलाइन फॉस्फेटेस, शॉर्ट में बोलेंगे इसको CIAP। ठीक है, एक होता है आपका श्रिम्प एल्कलाइन फॉस्फेटेस, जो श्रिम्प के अंदर देखने को मिलेगा, श्रिम्प
एल्कालाइन फॉस्फेटेस, एक ही होता है, श्रिम्प एल्कालाइन फॉस्फेटेस, ठीक है, जिसको बोलते हैं SAP। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में इसका क्या रोल है? रोल इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें इसका क्या रोल है उसको समझते हैं भाई। सबसे पहले तो जैसे वेक्टर के अंदर सेल्फ लाइगेशन को रोकता है ये, प्रिवेंट द सेल्फ लाइगेशन ऑफ वेक्टर, कहीं वेक्टर अपने आप आपस में ना जुड़ जाए, उसको रोकता है। ठीक है, जो भी फॉरेन डीएनए है उसके इंसर्शन को एंश्योर करता है कि हाँ भाई उसका इंसर्शन हो गया है, इंश्योर द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए प्रॉपर तरीके से इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में बताता है। और इसका इस्तेमाल, एक बात और ध्यान रखना, इंसर्ट डीएनए इंसर्ट में इसका इस्तेमाल नहीं होता, इसका इस्तेमाल होता है केवल वेक्टर डीएनए में, यूज्ड ओनली ऑन वेक्टर डीएनए, इस बात को भी ध्यान रखना, वेक्टर डीएनए में इसका इस्तेमाल होता है, नॉट ऑन दी डीएनए इंसर्ट या जीन ऑफ इंसर्ट जो है ना उसमें नहीं होता, वेक्टर डीएनए पर ही इसका केवल जो है वो इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो ये एंजाइम्स की बातें हो गई। इसमें ना कुछ मैं आपको आईएमपी लिखा रहा हूं, जो बड़े आईएमपी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट्स बस खाली वो लिखना, इन्हीं एंजाइम्स के ऊपर ही हैं जिन पर बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते जाते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर सीजर किसको कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर किसको कहते हैं भाई? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को। इसके ऊपर बहुत फ्रिक्वेंटली अपने एएफओ एग्जाम हो गए, एएफओ में तो खैर नहीं, अपने सीयूटी पीजी वगैरह के एग्जाम हो गए, इनमें पूछे जाते हैं। और एएफओ में क्यों नहीं आ सकता, उसमें भी आ सकता है। मॉलिक्यूलर ग्लू, मॉलिक्यूलर ग्लू ये किसको बोला जाता है? अभी आपको बताए थे, लाइगेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज जो होता है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं। यूकैरियोटिक जीन क्लोनिंग के लिए कौन सा एंजाइम है? यूकैरियोटिक जीन क्लोनिंग के लिए कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अभी आपको बताए थे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। वेक्टर का आपस में सेल्फ लाइगेशन मतलब उसका रीसर्कुलाइजेशन ना हो जाए तो उसको रोकने के लिए कौन सा था? अभी आपको बताए थे, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, अरे 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 एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये क्या करता है भाई? ये प्रिवेंट करता है वेक्टर डीएनए रीसर्कुलाइजेशन, सर्कुलाइजेशन मतलब वेक्टर डीएनए का सेल्फ लाइगेशन ना हो उसको रोकता है। वेक्टर डीएनए का रीसर्कुलाइजेशन को रोकता है। रीसर्कु ये स्पेलिंग थोड़ी अजीब सी है, रीसर्कुलराइजेशन, सॉरी ऐसे लिखो, रीसर्कुलराइजेशन उसको रोकता है। और एक टैक पॉलीमरेज का मैंने आपको बता दिया, टैक पॉलीमरेज, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा डीएनए पॉलीमरेज है जिसका इस्तेमाल होता है पीसीआर के अंदर, यूज्ड इन दी पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाला कौन सा है? तो वो है टैग पॉलीमरेज। हाई टेम्परेचर डीएनए एम्प्लीफिकेशन में ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गए भी डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स जो बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन एंजाइम्स के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेक्टर्स का, क्लोनिंग वेक्टर्स का, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग हम लोग जाएंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मिलते हैं फिर, थैंक यू।